हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को इस चैनल पे। तो इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे नीट लेटेस्ट सिलेबस के पैटर्न से। तो इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, सब वीडियो मिल जाएंगे। मैं एक एक करके अपलोड कर रहा हूँ। ये पहला वीडियो है, ठीक है। जरूर कांटेक्ट में रहिए इस चैनल के थ्रू, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नीट का ये जो न्यू सिलेबस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है, इस वीडियो का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 1, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक और पॉइंट बता दे रहा हूँ। ये जो जेई के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी ये वीडियो है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से देखिए वीडियो को। यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करूंगा और कंसेप्ट भी डिस्कस करूंगा। तो जो सबसे पहला टॉपिक है इस फर्स्ट चैप्टर में वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो ये जो लॉ है, ठीक है ना, इन 1789, जहां पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, एंटोनी लावोइसियर, ये जो है पहला लॉ लेके आया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। और ये लॉ बताता क्या है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज मास इज कंजर्व्ड। तो मास को ना ही कोई बना सकता है, ना ही कोई उससे डिस्ट्रॉय कर सकता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है ना। ये बताया गया है। इन शॉर्ट ये बोला है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, तो देखिए मान लीजिए कि दो कंपाउंड है हम लोग के पास, ए प्लस बी, जो रिएक्ट होके बनता है सी प्लस डी, ठीक है। तो अभी इसका जो भी टोटल मास होगा रिएक्टेंट का, मान लीजिए ये रहा 2 ग्राम, ये भी है, ये मान लीजिए 3 ग्राम, ठीक है। तो टोटल मास रिएक्टेंट का कितना हो गया, टोटल 5 ग्राम हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट का टोटल जो मास है वो भी 5 ग्राम ही होना चाहिए इस लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मतलब कि ये 3 ग्राम भी हो सकता है, या फिर 2 ग्राम, या फिर ये 3 ग्राम, या फिर नहीं तो 2 ग्राम, तो टोटल 5 ग्राम, ये दोनों सेम होगा, ठीक है। यही बता रहा है हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हालांकि ये अभी ट्रू नहीं है, ये पूरा 100% ट्रू नहीं है प्रैक्टिकली। क्यों? क्योंकि अब देखिए क्या होता है ना, जब कोई पार्टिकुलर सब्सटेंसेस जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो कुछ मास जो है एनर्जी का फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है, ठीक है ना। एनर्जी का फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, वो एक्चुअल है। पर ये लो का हिसाब से जो एंथोनी ने बोला था कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। इस पे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जहां पे आपको यही प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा उस न्यूमेरिकल में कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट और नॉट, ओके। यही पॉइंट ऑफ व्यू से इसी कंसेप्ट पे कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं। तो देखिए ये क्वेश्चन है 0.22 ग्राम of hydrocarbon on complete combustion with oxygen gave 0.9 gram water, 0.44 ग्राम of carbon dioxide। तो देखिए एक पार्टिकुलर कंपाउंड है यहाँ पे, वो है हाइड्रोकार्बन। अभी हाइड्रोकार्बन ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, मीथेन है कि इथेन है, प्रोपेन है, कुछ मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है ना। कुछ मेंशन नहीं किया गया, सिंपली हाइड्रोकार्बन मेंशन किया गया है। और हम लोग को पता है कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है, दो ही टाइप का, ठीक है ना। हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कंप्लीट कॉम्बशन। कंप्लीट कॉम्बशन मतलब देखिए कोई भी हाइड्रोकार्बन अंडर कंप्लीट कॉम्बशन दो ही प्रोडक्ट देगा, वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। इस वाटर का अमाउंट कितना है, कितना अमाउंट फॉर्म हुआ, 0.9 ग्राम। वाटर कितना फॉर्म हुआ, सॉरी, वाटर फॉर्म हुआ 0.9 ग्राम। और मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। और ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ कितना, 0.44 ग्राम, ठीक है, इतना ग्राम। तो हमें देखिए यहाँ पे सबसे पहला बात देखिए, ये जो हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिर्फ कार्बन है और सिर्फ हाइड्रोजन है, इसका टोटल वेट कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 0.22 ग्राम, ठीक है। तो इतना तक मेंशन किया गया था क्वेश्चन में। नेक्स्ट लाइन पढ़ता हूँ,
show that these results are in accordance with the law of conservation of mass. एटॉमिक मास इन सभी स्पीसीज के दिए गए हैं, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सॉरी फॉर दैट। ओके, अब देखिए, अब हमें ये प्रूफ करना है कि हाइड्रोकार्बन का जो टोटल मास है 0.22 ग्राम, जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये मास, यही अमाउंट जो है ये इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट का, कार्बन पे सिर्फ और हाइड्रोजन को ऐड करने के बाद। पर क्वेश्चन में तो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट दिया गया है, स्पेसिफिकली सिर्फ कार्बन का नहीं दिया गया, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट दिया गया है ये, ठीक है। वैसे ही हाइड्रोजन का तो दिया ही नहीं गया है, पूरा वाटर मॉलिक्यूल का दिया गया है जिसमें ऑक्सीजन है। अगर सिर्फ कार्बन का और हाइड्रोजन का दिया होता तो हम लोग ऐड करते, इक्वल है तो हम लोग बोल देते कि हाँ ये तो प्रूफ हो रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पर यहाँ पे तो ऐसा दिया नहीं है। तो अब हम लोग क्या करें ऐसा सिचुएशन में? तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग प्रोडक्ट का देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में ना, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है, ठीक है ना, कार्बन कितना है, कार्बन का वेट कितना है इन कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला बात, कार्बन का जो एटॉमिक वेट है वो आप लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। कार्बन का एटॉमिक वेट मल्टीप्लाइड बाय ये कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल ग्राम कितना दिया गया है वो ऐड कर दीजिए, टोटल अमाउंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोलिकुलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? देखिए, आपको पता ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मोलिकुलर वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक वेट हो गया 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, क्वेश्चन में तो मेंशन किया गया है, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 16 टू जा हो गया 32, प्लस प्लस 12, तो 12 प्लस 32 कितना हो गया? ये 44 हो गया ना। तो ये हो गया मोलिकुलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है ना। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0.12 ग्राम हो गया। मतलब कि कार्बन का वेट कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मिल गया? 0.12, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वाटर का, ठीक है। अभी वाटर में हम लोग को हाइड्रोजन का वेट कितना है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी, वाटर में कितना हाइड्रोजन है? 2 है। तो 1 + 1 2 हो, सॉरी 1 × 2 2 होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, ठीक है ना, पर 2 है तो 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड विथ अमाउंट ऑफ वाटर। कितना अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म हुआ है? 0.9। तो यहाँ पे लिख दीजिए 0.9, ठीक है। अब वाटर का एटॉमिक वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2, ठीक है ना। जब आप दूसरा एलिमेंट पे मूव करें तो प्लस, ऑक्सीजन में कितना है 16, तो 18 हो गया। तो यहाँ पे 18 लिख दीजिए, ठीक है। आप इसको 2 9 से 18 तो कितना आ जाएगा? 0.110 ग्राम आ जाएगा ना। तो हाइड्रोजन का वेट प्रोडक्ट साइड कितना है? 0.10। अभी देखिए, अब हम लोग को तो पता चल गया, सॉरी, अब हम लोग को, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा रुक। अब हम लोग को पता चल गया कि देखिए, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोकार्बन जो है इसका वेट कितना है? 0.22 ग्राम, ठीक है। और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइड में कार्बन का हो गया, सॉरी हाइड्रोजन का हो गया 0.1 ग्राम, एंड कार्बन का कितना हो गया? 0.12 था शायद से ना। एक सेकेंड में दोबारा चेक कर लेता हूँ कितना, हाँ 0.12, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। ऐड कर देने से क्या हो जाएगा? 2 अरे ये तो सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो गिवन डेटा है ना, गिवन डेटा जो है यहाँ पे, ये जो गिवन डेटा है इस क्वेश्चन में, इसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन करने के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुल्ली वैलिड है, ठीक है ना। तो आप ये कंक्लूजन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पोर्शन जो है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि टोटल मास, सॉरी, टोटल मास, ओके, ऑफ रिएक्टेंट, ओके, रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है।
तो ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन भी बोला जाता है इसको। ये जो लॉ है इसको किसने प्रपोज्ड किया था? ये दिस लॉ इज प्रपोज्ड बाय लुईस प्रॉस्ट, ओके, इन 1799। चलिए जान लेते हैं ये क्या बता रहे हैं इसका अपना स्टेटमेंट पे। A chemical compound always consists of the same element combined together in the same ratio, irrespective of the method of preparation or the source from where it is taken। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कोई भी कंपाउंड में, ठीक है ना, कोई भी कंपाउंड में, वो कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है वो हमेशा रहेगा। डज नॉट मैटर कि वो कंपाउंड कहाँ से बनाया गया है या फिर कहाँ से आ रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए H2 वाटर, ठीक है ना, ये वाटर। आप सभी को पता है कि पानी का जो फॉर्मूला है वो है H2O। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि ये रिवर वाटर है या फिर ये एक यू नो एक टैप वाटर है, ठीक है ना, टैप वाटर, या फिर ये एक रेन वाटर है, ठीक है, या फिर ये कहीं मतलब कि लाइक ये एक सपोज मतलब कि पॉन्ड, ये पॉन्ड का वाटर है, डज नॉट मैटर, ठीक है ना। झील का पानी है, कहीं का भी पानी है, ये कोई मैटर नहीं करता है। हर जो वाटर, रिवर वाटर हो चाहे टैप वाटर हो चाहे वो बरसात का पानी हो, सभी वाटर का फॉर्मूला H2O ही होगा, जिसमें हाइड्रोजन हमेशा 2 रहेगा, ऑक्सीजन का रेशियो 1 रहेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा? हमेशा 2:1 ही होगा, चाहे वो रिवर वाटर हो, टेप वाटर हो, चाहे रेन वाटर हो। ठीक है ना, तो यही बता रहा है इस लॉ में। ठीक है, एक और बात, एक और बात, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन इज नॉट ट्रू, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपाउंड बट ट्रू ओनली फॉर द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम वन आइसोटोप्स। मतलब क्या है? आप देखिए, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स आपको पता ही है। एक है हाइड्रोजन जिसको AOH बोलते हैं, एक है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्रिटिन, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो भी वाटर है ना H2O, इसमें यही हाइड्रोजन होना चाहिए 1, ठीक है। ना ही कि ड्यूटेरियम होना चाहिए, ना ही ट्रिटियम होना चाहिए, तभी ये वैलिड है। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिए। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ इससे अच्छा, एक और। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन का आइसोटोप्स कितना है? एक है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन होना चाहिए, ठीक है ना, चाहे फर्क नहीं पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कहीं से भी आ रहा हो, चाहे वो कहीं कोई पेड़ पौधा अगर जला रहा है तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है, या फिर कोई डीजल जल रहा है, फिर पेट्रोल जल रहा है, वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। तो फर्क नहीं पड़ता कहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, पर उस कार्बन जो हो वो कार्बन कार्बन 12 ही होना चाहिए, मतलब एक ही आइसोटोप का होना चाहिए, ना ही कि दूसरा दूसरा आइसोटोप का होना चाहिए, यही बता रहे हैं। ठीक है, अभी इसी लॉ पे एक हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए, न्यूमेरिकल जो है, 0.7 ग्राम ऑफ आयरन reacts directly with 0.4 gram of sulfur to form ferrous sulfide। पहला पार्ट ये बता रहा है कि आयरन है 0.7 ग्राम, ये डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा है सल्फर के साथ जिसका वेट है 0.4 ग्राम, और ये बन रहा है फेरस सल्फाइड। ठीक है, फेरस सल्फाइड ये रहा हम लोग कंपाउंड जिसको आयरन और सल्फर से डायरेक्टली बनाया गया। दूसरा लाइन देखते हैं, 2.8 ग्राम ऑफ आयरन इज डिजोल्व इन डाइल्यूट HCl, an excess of sodium sulfide solution is added, 4.4 gram of iron sulfide is precipitated। अभी दूसरा फॉर्मेट ये रहा, पार्ट 1। पार्ट 2 का फॉर्मेट, पार्ट 2 का फॉर्मेट बताया जा रहा है। आयरन लिया गया है 2.8 ग्राम, ठीक है ना। इसको HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया गया, फिर
फिर इसको सोडियम सल्फाइड, ठीक है ना, सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट किया गया, तब जाके 4.4 ग्राम ऑफ फेरस सल्फाइड जो है वो फॉर्म हुआ। तो आयरन सल्फाइड देखिए दो तरीका से प्रिपेयर किया गया, एक पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, ये दूसरा तरीका। तो अभी ये लो का पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सक रहे हो कि आयरन देखिए, सबसे पहला बात देखिए, फॉर्मूला से आप देख लीजिए, यहाँ पे आयरन कितना है, एक ही है, सल्फर कितना है, एक ही है। यहाँ पे भी देखिए दूसरा मेथड से प्रिपेयर किया गया है, पर आयरन एक ही है, सल्फर एक ही है, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि प्रूफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, आप प्रूफ करना पड़ेगा अभी। तो चलिए इसका चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पहले चेक करते हैं। तो पहला जो पार्ट है इसमें, पहला पार्ट के देख लीजिए एक बार। आयरन का जो रेशियो है वो 0.7 है, सल्फर का 0.4 है, तो ये रहा दोनों का रेशियो, ठीक है ना। तो 0.7 और 0.4 को अगर सिंपलेस्ट रेशियो में अगर कन्वर्ट करें तो हम लोग इसको 7:4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा पहला केस में, ठीक है। अब इस सेकेंड केस का देख लेते हैं। अभी सेकेंड केस में भी अगर यही होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट कॉम्पोजिशन इसमें वैलिड है, ठीक है ना, चाहे वो कंपाउंड कहीं से भी प्रिपेयर किया हो, कहीं से भी दूसरा तरीका से, ठीक है। सेकेंड में देखते हैं आयरन, देखिए आयरन का वेट कितना दिया गया है, 2.8 ग्राम, ठीक है। सल्फर का दिया गया है क्या, सल्फर का तो दिया नहीं गया है, पर फेरस सल्फाइड का तो दिया गया है, कितना है, 4.4 ग्राम। तो 4.4 ग्राम में से अगर हम आयरन का पोर्शन अगर माइनस कर दे, तो हम लोग को मिल जाएगा सल्फर का जो अमाउंट है, ठीक है ना, इसमें। तो 4.4 माइनस 2.8 वो हो जाएगा हम लोग का अराउंड 1.6 ग्राम। तो सल्फर हो गया कितना, 1.6 ग्राम इसका रेशियो। तो 2.8 रेशियो है और सल्फर का रेशियो है 1.6 ग्राम, ठीक है। तो इसको तो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.4 ग्राम इज टू 0.7 ग्राम आयरन का हो गया, और 0.4 ग्राम हो गया सल्फर का, ये भी लिख सकते हैं। ओवरऑल 7.4 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए दोनों केस में देखिए, फेरस सल्फाइड दूसरा दूसरा तरीका से प्रिपेयर किया गया है, पर रेशियो देखिए सेम है ना, रेशियो तो सेम हो गया। यही तो बोला गया, यही यही तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे सिंस, ठीक है ना, सिंस द रेशियो ऑफ आयरन एंड सल्फर रिमेन्स द सेम इन बोथ द मेथड, ओके, सो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज वैलिड, ये लिख दीजिएगा आप लोग कंक्लूजन में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। दूसरा टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, इट वाज प्रपोज्ड बाय डेल्टन इन 1803। चलिए जानते हैं ये क्या बोला गया है इसका स्टेटमेंट पे। When two elements combine to form two or more compounds, then different masses of one element which combines with a fixed mass of other bear a simple ratio to one another। क्या बोला गया है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए सल्फर है हम लोग के पास और दूसरा तरफ ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ये दो एलिमेंट है हम लोग के पास। ये एक दूसरे के साथ अगर रिएक्ट किए तो ये सल्फर डाइऑक्साइड भी बन सकता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बन सकता है, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बन सकता है। अभी देखिए इसमें ऑक्सीजन का पकड़ लो, ठीक है ना, ऑक्सीजन का रेशियो पकड़ लो। इस पे ऑक्सीजन का रेशियो कितना है यहाँ पे, देखिए दो ऑक्सीजन है, 16 × 16 32 हो गया, मतलब से 32 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग विद 1 पार्ट ऑफ सल्फर, ठीक है। और इसमें सल्फर का जो रेशियो अगर एटॉमिक वेट से अगर हम लोग जाए तो ये भी 32 रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और ये वाला सल्फर ट्राइऑक्साइड में देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड का इसमें जो है सर ऑक्सीजन कितना है यहाँ, ऑक्सीजन तो हो गया हम लोग का 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वही मतलब कि तीनों बार आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी देखिए इसका जो रेशियो है यहाँ पे कितना हो जाएगा अभी,
तो यहाँ पे तो 48 हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब 48 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग विथ 1 मोल ऑफ सल्फर, तो यानी कि 32:48, ठीक है। अभी अगर आप लोग इसका सिंपल रेशियो निकालोगे, सल्फर का 1 है, इसका भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसका कितना हो जाएगा, हाँ, इसका हो जाएगा 62 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर 16 से देखिए, अगर इसको 16 से अगर डिवाइड कीजिएगा, 16 2 32 हो गया, और इसको भी 16 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो 16 और 3 कितना हो गया, हम यहाँ पे 48 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इसका सिंपल रेशियो। तो ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होगा कि दो एलिमेंट, ठीक है ना, कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, पर जो भी कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ठीक है ना, उसमें जो एलिमेंट इन्वॉल्व है उसका रेशियो जो है वो सिंपल होल नंबर ही रहेगा, कितना क्या रहेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में ही रहेगा, ठीक है। तो यही बताया गया है इस लॉ में। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरा सेक्शन की तरफ। गेल लुजैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। This law was given by Joseph, okay, Louis Gay Luzak in 1808। चलिए जान लेते हैं इसका स्टेटमेंट में क्या बताया गया है। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम। देखिए, मैं आपको, आप वीडियो को बैकवर्ड करके देख लीजिएगा। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में मैंने आपको जो समझाया था वो भी यहीं पे, वो कंसेप्ट यहाँ पे भी वैलिड है। डिफरेंस यही है कि यहाँ पे जो जो एलिमेंट जो इन्वॉल्व रहेंगे वो वॉल्यूम टर्म में हम लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर हमें 100 ml ऑफ वाटर चाहिए, मतलब कि अगर आपको प्रिपेयर करना है 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है, तो आपको जो भी एलिमेंट इसके लिए चाहिए वो वॉल्यूम में आपको लेना पड़ेगा। तो आपको देखिए, आपको हाइड्रोजन चाहिए वाटर के लिए और ऑक्सीजन चाहिए, तो 100 ml ऑफ वाटर, और आपको पता ही है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O होता है। मतलब कि अगर जो भी वॉल्यूम आप हाइड्रोजन का लेंगे वो वॉल्यूम जो है डबल ही होना चाहिए ऑक्सीजन से, ठीक है। तो यहाँ पे वही तो लिखा है 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 50 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और जो भी वॉल्यूम लीजिएगा कोई कंपाउंड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है ना, आई रिपीट, जो भी वॉल्यूम ले रहे हो आप कोई कंपाउंड प्रिपेयर करने के लिए, वो जो वॉल्यूम है उसका जो वॉल्यूम है उसका जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर ही रहेगा, याद रखिए, यही गेल लुजेक्स लो बता रहे हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये जो वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये लोग क्या बता रहे हैं, देखिए, it states that if two elements A, B, ठीक है, A and B combines with the fixed masses of element C to form two compounds, then the ratio of A and B in these compounds in the same or simple multiple of the ratio when they combine with each other. Okay? तो आपको ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो तीन एलिमेंट दिया गया है, ए है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, देखिए। तो क्या होता है, आपको ना ये ट्रायंगल फॉर्मेट में लिख देना है, ठीक है ना। तो अगर देखिए तीन एलिमेंट दिया गया है अलग अलग, ठीक है। तो ऐसा ऐसा हो सकता है कि ये ए सी के साथ रिएक्ट करके ए सी कंपाउंड भी बन सकता है, ए कंपाउंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इस तरफ देखिए, बी बी और सी एक दूसरे के साथ कंबाइन करके ये दो दूसरा एलिमेंट, सॉरी, दूसरा कंपाउंड फॉर्म हो सकता है, वो है बी सी। तीसरा, ए बी कंबाइन करके ए बी कंपाउंड फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना, ये हो गया तीसरा, ठीक है। तो देखिए, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ए, एक हो गया ए सी, एक हो गया, दूसरा हो गया, यहां पे लिख दे रहा हूं बी सी, ठीक है। और तीसरा यहां पे लिख दे रहा हूं ए बी। आप देखिए, ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बता रहा है, देखिए इसमें, ये पहला कंपाउंड में ए का रेशियो जो भी है, ठीक है ना, जो भी है वो रेशियो थर्ड कंपाउंड में भी
होगा। अगर ये 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा, ठीक है ना। और दूसरा, बी का जो भी रेशियो है वाई, वो थर्ड कंपाउंड में भी वाई ही होगा, ठीक है ना। और सिंपल अगर एग्जैक्ट सेम नहीं है तो सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो भी हो सकता है, सिंपल मल्टीपल भी रह सकता है। यानी कि अगर ए का हो गया, मान लीजिए ए का हो गया यहाँ पे 1, बी का हो गया 2, तो ए बी का हो सकता है कि 2:3 भी हो सकता है, ठीक है ना। सॉरी, 1:3 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ए का 1 है यहाँ पे। तो देखिए कम से कम एक एलिमेंट तो मिल रहा है ना मल्टीपल, और जो भी है वो लोग तो सिंपल रेशियो में है। तो यही बता रहा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में। इसके ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल्स करा दे रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है, ट्रायंगल फॉर्मेट में लिख दो। तो हम लोग के पास तीन कंपाउंड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट किया गया तो एमोनिया फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। और ये हो गया हम लोग का पहला कंपाउंड। देखिए तीसरा कंपाउंड हम लोग ना यहाँ पे बेस पोर्शन में ही लिखेंगे। दूसरा कंपाउंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर फॉर्म होगा। और ये दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके N2O3 फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तीसरा कंपाउंड। तो अभी इस क्वेश्चन में ये एमोनिया मान लीजिए, यहाँ पे एमोनिया, एमोनिया में जो है नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 82.35%, ठीक है ना, 82.35%। और और हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो है अराउंड 17.65% है हाइड्रोजन का, ठीक है। और वाटर, वाटर में वाटर में है ऑक्सीजन का परसेंटेज 88.90%। और हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, 11.10% ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ठीक है। और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इसमें है ऑक्सीजन का परसेंटेज है इसमें 63.15%। और नाइट्रोजन का है कितना परसेंट, नाइट्रोजन का है 36.85%। तो ये क्वेश्चन रहा, हम लोग को ये शो करना है कि ये जो डेटा मेंशन किया गया इस क्वेश्चन पे, ये लॉ ऑफ, ठीक है ना, कौन सा कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वैलिड है, या फिर इसमें चेक करेंगे हम लोग कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया यहाँ पे हम लोग को क्या चेक करना है, देखिए यहाँ पे हम लोग को नाइट्रोजन का जो वेट है, यहाँ पे नाइट्रोजन का वेट कैलकुलेट करना है हम लोग को। यहाँ पे हाइड्रोजन का वेट कैलकुलेट करना है हम लोग, सॉरी नॉट हाइड्रोजन, सॉरी सॉरी, ऑक्सीजन का वेट हम लोग को कैलकुलेट करना है यहाँ पे कि वाटर में कितना है। और फिर हम लोग लास्ट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ये दोनों का चेक करेंगे, सेम सेम आया तो मतलब रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वेट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना, इन एमोनिया, इन एमोनिया इज इक्वल्स टू, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया गया है 82.35, वो डिवाइड कर दीजिए आप, एमोनिया में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ 17.65, ये लगभग आपका 4.67 आ जाएगा, ठीक है। अभी दूसरा मॉलिक्यूल में मूव करते हैं, वाटर में देखते हैं, तो ये लिख देता हूँ यहाँ पे ए। बी में चेक करते हैं वेट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, तो आप देख लीजिए हाई इन वाटर में, ठीक है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो वेट है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाइड्रोजन करने में बार बार मिस्टेक कर दे रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी, ये ऑक्सीजन होना चाहिए क्योंकि थर्ड कंपाउंड में क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही ना, इसलिए हम लोग को ऑक्सीजन का चेक करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का कितना मेंशन किया गया वाटर में 88.90, ठीक है। और हाइड्रोजन का कितना मेंशन किया गया यहाँ पे 11.10, तो जो कि अराउंड 8.01 आ गया। तो देखिए, आप देखिए यहाँ पे रेशियो ऑफ नाइट्रोजन इन एमोनिया, ठीक है ना, इज टू ऑक्सीजन इन वाटर, कितना है यहाँ पे, नाइट्रोजन आ गया 4.67, ऑक्सीजन आ गया 8.01, ठीक है, 8.01।
तो अगर आप उसको सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो ये हो जाएगा 1:1.71, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल गया रेशियो 1, इसको रेफर कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग थर्ड कंपाउंड में चेक करेंगे, थर्ड कंपाउंड यानी N2O3, ठीक है। अभी N2O3 में देखिए कि नाइट्रोजन का वेट कितना दिया गया है, सॉरी परसेंटेज कितना दिया गया है नाइट्रोजन का, चेक कर लीजिए। 36.85, और ऑक्सीजन का कितना है 63.15, ठीक है। नाइट्रोजन का दिया गया है यहाँ पे 36.85, और ऑक्सीजन का दिया गया है 63.15, ठीक है। इसका अगर आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो हो जाएगा 1:1.71, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का रेशियो 2। तो देखिए आप देखिए यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, रेशियो 1 और रेशियो 2 सेम है ना। तो मतलब इसमें जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है वैलिड है, ओके। सिंस रेशियो 1 being same or equal to ratio 2, so law of reciprocal is valid, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना सा ही, मैंने आपको जो लॉ से इम्पोर्टेंट लॉ है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया गया हूँ। ये रहा पार्ट 1, दूसरे पार्ट 1 भी आ जाएंगे या फिर आगे होंगे, प्लीज चेक कीजिएगा, अपडेटेड रहेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकेंड लिंक भी डाल दूंगा, पर अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि ये सेशन मैं अपना इस चैनल पे, ये जो नीट 25 है और जेई 25 के लिए ये नया सेशन स्टार्ट हुआ है, तो वीडियो आते रहेगा, आप अपडेटेड रहिए। थैंक यू सो मच।